द्वादश के सभी बच्चों का अकाउंटेंसी के आज के 12 अगस्त 2020 के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 6, जिसमें शेयर का अर्थ, प्रकार और अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं जब आप शेयर इशू करते हैं। शेयर जब आप इशू करते हैं उसके बाद में अगर उनका फॉरफीचर होता है यानी कि आहरण, और फिर अगर उनका पुनर्निर्गमन यानी कि री इशू होता है तो क्या एंट्रीज होंगी। प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, सो दैट वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस हियर इन दिस चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना है कि अंश क्या होते हैं। न्यायाधीश फेयरवेल का जो ऊपर एक आप सेंटेंस देख सकते हैं, एक अंश कंपनी में अंशधारी का हित होता है जो प्रथम तो दायित्व के उद्देश्य से, दूसरे हित के लिए मुद्रा की एक निश्चित रकम में पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि अंशधारी जितने अंश अपने पास रखेगा उस अंशधारी का उस कंपनी में उतना ही दखल होगा, उतना ही हित होगा। हित का मतलब इंटरेस्ट यानी कि एक तरह का अधिकार कह सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारा इसमें क्या हित है, यानी तुम्हारा इसमें क्या इंटरेस्ट है, यानी कि क्या फ़ायदा है, क्यों, स्वार्थ क्या है, सीधे सीधे अगर बोलें तो एक अंश जो होता है वो कंपनी में अंशधारी का स्वार्थ होता है। जितना अंश होगा उसके पास उस पर उसी के अनुपात में उसे लाभांश मिलेगा। तो ये एक तो दायित्व होता है अंशधारी का कि जितना भी अंश उसने ख़रीदा है उसका जो भी अंकित मूल्य है उतना उसे चुकाना पड़ेगा, तो एज अ लायबिलिटी भी है ये। दूसरा हित के लिए यानी कि उस पर जो उसे मिलेगा लाभांश वगैरह, तो ये पाया क्या जाता है, मुद्रा की एक निश्चित रकम में पाया जाता है, अर्थात इसका एक निश्चित मूल्य होता है। तो ये अपना स्टाइल है न्यायाधीश फेयरवेल का कहने का, लेकिन हम थोड़ा सा इसे आसानी से जानते हैं। अर्थ में अगर हम पढ़ें, एक अंश पूंजी वाली कंपनी जो है पूंजी प्राप्त करने के लिए अपने समस्त अधिकृत पूंजी को या अंश पूंजी को एक या अधिक प्रकार के निश्चित मूल्य की छोटी छोटी इकाइयों में बांट देती है, और ऐसी ही इकाइयों को हम अंश कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि एक कंपनी अपनी अंश पूंजी को एक निश्चित धनराशि के जिन हिस्सों में बांट देती है वह हिस्से अंश कहलाते हैं। परिभाषा न्यायाधीश लिंडले की, पूंजी का वह अनुपातिक भाग जिसका प्रत्येक सदस्य अधिकारी होता है अंश कहलाता है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 कहती है कि अंश से तात्पर्य कंपनी की पूंजी के एक भाग से होता है, और यदि स्कंध और अंश में स्पष्टतः या गर्भित रूप से यानी कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कोई अंतर नहीं किया गया है तो इसमें स्टॉक को भी शामिल करते हैं। ठीक है। इसके बाद हमें एक परिभाषा और पढ़नी है, या यूँ कह लें कि हम इसे फिर से अपने शब्दों में दोहरा लें कि कंपनी के अंश उसकी अंश पूंजी की वे इकाइयाँ हैं जो कंपनी द्वारा पूंजी प्राप्त करने हेतु निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स को बेची जाती हैं, जो निवेशकों के आर्थिक हितों को भी व्यक्त करती हैं कंपनी में। अंशों के प्रकार, अंश जो हैं वो मुख्यतः दो प्रकार के हैं, पूर्वाधिकार और समता या साधारण अंश। पूर्वाधिकार अंश को अधिमान अंश भी बोलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स अंग्रेज़ी में। ऐसे अंश जिन पर अंशधारियों को दो पूर्वाधिकार यानी कि प्राथमिकताएं मिलती हैं। प्राथमिकताएं मतलब जो समता अंशधारी हैं उनसे ज़्यादा अधिकार मिलना। दो अधिकार मिलते हैं। पहला, कंपनी के लाभों में सर्वप्रथम निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का अधिकार, यानी कि कंपनी जो भी लाभ कमाएगी सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश जो उन पर दर निश्चित है, पूर्व निश्चित दर से ही उन्हें लाभांश दे दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचेगा तो वह समता अंशधारियों में बांटा जाएगा। तो लाभांश में पहले हिस्सेदारी करने का पहला अधिकार है इनका पूर्वाधिकारों का, पूर्वाधिकार अंशधारियों का, या अंशों पर यह अधिकार मिलता है। दूसरा, कंपनी के समापन की दशा में पहले पूंजी वापस करने का अधिकार। इसे समझ लीजिए, मान लिया कंपनी किसी कारण से बंद हो रही है तो संपत्तियां बेची जाएंगी, जो धनराशि इकट्ठा होगी सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को उनकी पूंजी वापस कर दी जाएगी। फिर जो बचा होगा अगर वो पर्याप्त नहीं भी है तो भी बचा हुआ ही समतांशधारियों को मिल पाएगा। तो ये दो हैं, पहले लाभांश पाने का अधिकार और समापन के समय पहले पूंजी वापस पाने का अधिकार। पूर्वाधिकार अंश जो होते हैं या अधिमान अंश, इनके कुछ प्रकार हैं। सबसे पहले आता है संचयी पूर्वाधिकार अंश।
यदि किसी वर्ष अंशों पर लाभांश चुकाने के लिए कंपनी के पास पर्याप्त लाभ ना हो तो बकाया लाभांश आगामी वर्षों के लिए देय या संचित हो जाता है। यानी इस साल अगर लॉस हो जाए तो इस साल अगर हम पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश नहीं दे पाए तो अगले साल अगर पर्याप्त लाभ हुआ तो अगले साल का लाभांश तो मिलेगा ही, साथ ही साथ इस साल का जो लाभांश नहीं चुका पाए वह भी अगले साल चुकाएंगे। यह संचयी पूर्वाधिकार अंश होते हैं। ठीक है, चालू वर्ष का तो लाभांश दिया ही जाता है। लिखा है देखिए, कभी भी कंपनी को लाभ प्राप्त होने पर सबसे पहले इन बकाया संचयी लाभांश को दिया जाएगा, फिर चालू वर्ष का लाभांश दिया जाएगा। इन अंशों पर समस्त लाभांश का भुगतान करने के बाद ही साधारण अंशों पर लाभांश को ही दिया जा सकेगा। यानी कि इस साल अगर लाभांश नहीं दिया जा सका पूर्वाधिकार अंशधारियों को तो अगले वर्ष जब भी लाभ होगा तो सबसे पहले इस साल का लाभांश चुकाया जाएगा, फिर उस साल का लाभांश चुकाया जाएगा, फिर अगर कुछ बचेगा तो वो समतांशधारियों में लाभांश के तौर पे बांटा जाएगा। तो ये इनका विशेष अधिकार है संचयी पूर्वाधिकार अंशों पर। दूसरी बात आती है साधारण या असंचयी पूर्वाधिकार अंश। तो इनके नाम से जैसा पता चलता है ये अपोजिट हैं। अगर किसी वर्ष लाभ नहीं हुआ और लाभांश नहीं दिया जा सका तो लाभांश जो है वो संचित नहीं होता है। जिस वर्ष भी लाभ होगा उस वर्ष का ही केवल लाभांश दिया जाएगा, पिछले वर्ष का लाभांश नहीं दिया जाएगा। भागीदार पूर्वाधिकार अंश जरा सा जान लीजिए, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे अंशों पर निश्चित दर से लाभांश तो दिया ही जाता है। इसके अतिरिक्त यदि सभी प्रकार के अंशों पर लाभांश देने के बाद कुछ बचा रह जाए तो अवशेष लाभ में से ऐसे अंशों के धारकों को फिर से लाभांश में हिस्सा लगाने का अधिकार होता है। वैसे आजकल ये अंश चलन में नहीं है। अंश वह होते हैं जिन पर निश्चित दर से अन्य अंशधारियों से पहले लाभांश प्राप्त होता है, परंतु अतिरिक्त लाभ में से कोई भी भाग पाने का अधिकार इन्हें नहीं होता है। ऐसे अंशों को हम बोलते हैं अभाग पूर्वाधिकार अंश, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। फिर एक कैटेगरी आती है शोध या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश, रेडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 55(1) कहती है कि अंशों द्वारा सीमित कंपनी कंपनी अंतर नियमों द्वारा अधिकृत होने पर पूर्वाधिकार अंश ऐसे निर्गमित कर सकती है जिनकी रकम कुछ शर्तों के अनुसार कंपनी के जीवन काल में लौटाई जा सकती है। केवल पूर्णदत्त यानी कि जिन पे पूरा पैसा कंपनी ले चुकी हो, ऐसे ही अंशों का शोधन यानी कि रिडम्पशन हो सकता है। रिडम्पशन या शोधन का मतलब होता है धन वापसी, यानी कि जो पैसा लिया गया था जब अंशों का शोधन किया गया था वो पैसा पेइंग बैक जब किया जाए, वापस चुकाया जाए तो उसे रिडम्पशन बोलते हैं। तो साधारणतः कंपनी अपने जीवन काल में कोई भी पूंजी लौटाती नहीं है क्योंकि पूंजी पर लेनदारों का अधिकार होता है। अतः ऐसे अंश तभी निर्गमित किए जा सकते हैं जबकि अंतर नियमों में ऐसे अधिकारों की व्यवस्था बाकायदा की गई हो। अशोध या विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश वह होते हैं जो दरअसल शोध्य नहीं होते हैं। ठीक है, तो फिलहाल आप ऐसे समझ लीजिए कि कंपनी अधिनियम 2013 यह कहता है कि भारत में कोई भी कंपनी अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन अब नहीं कर सकती है। यानी कि विमोचनशील पूर्वाधिकार अंश भी निर्गमन तिथि से अधिक 10 वर्ष की अवधि के हो सकते हैं। यानी कि पूर्वाधिकार अंशों का अधिकतम जो समय होगा वो 10 साल होगा। इसके अतिरिक्त विद्यमान अविमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों का शोधन इस अधिनियम के लागू होने के तारीख 1 अप्रैल 2014 से 5 वर्ष के भीतर अनिवार्य कर दिया गया। तो ये एक महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसके बाद आते हैं परिवर्तनशील या परिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि ऐसे अंश जिनके धारकों को यह अधिकार होता है कि वह प्रविवरण में दी गई शर्तों के अनुसार अपने अंशों को किसी भी प्रकार के साधारण अंशों में परिवर्तित करा सकते हैं। अपरिवर्तनीय पूर्वाधिकार अंश, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ऐसे पूर्वाधिकार अंश होते हैं जिनके धारकों को ये अधिकार नहीं मिलता है कि वह निश्चित समय के अंदर अपने अंशों को साधारण अंशों में बदल पाएँ। एक और कैटेगरी है जिसे ध्यान से सुनना होगा, गारंटीड प्रेफरेंस शेयर्स। इन अंशों पर किसी अन्य कंपनी द्वारा लाभांश तथा प्रत्यादान की धनराशि की गारंटी
दी जाती है। प्रत्यादान का मतलब होता है कि जब कंपनी का समापन होगा तो धन वापसी या पूंजी वापसी। ऐसे अंशों के धारकों को अपनी राशि के डूबने का भय नहीं रहता, क्योंकि उन्हें लाभांश या प्रत्यादान की गारंटी अन्य कंपनी द्वारा उपलब्ध होती है। इस प्रकार के अंश कुछ विशेष परिस्थितियों में ही निर्गमित किए जाते हैं, जैसे निजी कंपनी का सार्वजनिक कंपनी में परिवर्तन, प्रबंध व्यवस्था में परिवर्तन, कंपनी की कमज़ोर आर्थिक स्थिति में सुधार करना आदि। ऐसे अंश निर्गमित करने का मुख्य उद्देश्य जनता में विश्वास उत्पन्न करना, अंशों के प्रति और उनकी खरीद को प्रोत्साहित करना है। अब बात आती है कि समता अंश क्या होते हैं। तो बहुत आसान परिभाषा है इसकी कि ऐसे अंश जिन पर लाभांश का भुगतान तथा कंपनी के समापन के समय पूंजी की वापसी या पूर्वाधिकार अंशों की भांति पहले लाभांश या पहले पूंजी की वापसी पाने का अधिकार नहीं होता है, या यूं कह लें कि पूर्वाधिकार अंशों के बाद इन्हें लाभांश और पूंजी की वापसी होती है। ये सब समता या साधारण अंश कहलाते हैं। ठीक, ये भी समझने की बात है कि पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद अगर कोई लाभ नहीं बचता है तो फिर समता अंशों को कोई लाभांश नहीं मिलता है। इन अंशों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती, बल्कि लाभ की मात्रा को ध्यान में रखकर ही प्रत्येक वर्ष लाभांश की दर कम या ज़्यादा होती रहती है। इसी प्रकार कंपनी के बंद होने की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूंजी वापस करने के बाद अगर कुछ बचेगा तो ही इनकी पूंजी लौटाई जा सकती है। हम यूँ कह सकते हैं कि समता अंशों की तुलना में पूर्वाधिकार अंशों को प्राथमिकता दी जाती है। समता अंशधारियों को प्रत्येक अंश पर एक मत का अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे अंशों से प्राप्त अंश पूंजी को जोखिम पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे अंशधारियों को जोखिम लेना ही पड़ता है कि लाभ होगा तो ही लाभांश मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। समता अंशधारियों का भाग्य कंपनी की सफलता व असफलता के साथ जुड़ा होता है। कंपनी के असफल होने पर इन्हें भी असफलता का खामियाजा भुगतना पड़ता है। यदि कंपनी सफल हो जाती है तो समता अंशधारियों को अन्य अंशधारियों यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों से कहीं ज़्यादा लाभ भी मिलता है। हम जाने समता अंशों में और पूर्वाधिकार अंशों में पॉइंट टू पॉइंट अंतर क्या है। पहला अंतर है लाभांश का अधिकार। पूर्वाधिकार अंशों पर लाभांश देने के बाद यदि लाभ शेष रहते हैं तभी इन अंशों पर लाभांश मिलता है, और इन्हें लाभांश पाने का पूर्वाधिकार होता है, और वो भी एक निश्चित दर से। इसके बाद में फिर बात आती है लाभांश की दर। तो लाभांश की दर जो होती है वह साधारण अंशों पर निश्चित नहीं होती है। कंपनी के लाभ की मात्रा कम होने पर लाभांश कम, अधिक होने पर अधिक दर से इन्हें मिलता है। यह भी संभव है कि लाभ ना हो तो इन्हें कोई लाभांश ना मिले। इन पर लाभांश की दर निश्चित होती है और ये उनके निर्गमन के समय ही उन पर ही अंकित कर दिया जाता है। लाभांश की दर में कोई वृद्धि नहीं हो सकती, चाहे कंपनी को लाभ कितने भी अधिक क्यों ना हो जाए। लाभांश का संचय यहाँ नहीं होता। यहाँ किसी वर्ष लाभ ना होने की स्थिति में इनको लाभांश अगर ना मिल पाए तो अगले वर्ष लाभ होने की स्थिति में सबसे पहले इकट्ठा लाभांश चुकाया जाएगा और फिर उस वर्ष का। पूंजी की वापसी। इन अंशों के धारकों को पूर्वाधिकार अंशों की पूंजी वापस करने के बाद ही यदि शेष रकम बचती है तो इन्हें पूंजी वापस पाने का अधिकार होता है। पूर्वाधिकार अंशों को कंपनी की समापन की दशा में पूंजी पहले पाने का अधिकार होता है। आय की निश्चितता। यहाँ आय अनिश्चित और अनियमित है, यहाँ आय निश्चित और नियमित होती है। पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम बहुत अधिक होता है, यहाँ जोखिम अपेक्षाकृत कम होता है। बात करें अगर शोधन की, तो साधारण अंशों का शोधन जीवन काल में कंपनी की कभी नहीं होता। शोध पूर्वाधिकार अंशों का अंतर नियमों की व्यवस्थाओं के अनुसार एक निश्चित अवधि के बाद शोधन किया जा सकता है। स्वामी समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। ये वास्तविक स्वामी नहीं होते। इन्हें कंपनी के प्रबंध में भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। कंपनी के प्रबंध में इनकी कोई भूमिका नहीं होती। मताधिकार सदैव प्राप्त होता है। ऐसा मताधिकार अंशों की आनुपातिकता में इन्हें मिलता है, यानी कि जितने अंश होंगे उतना ही मताधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को केवल कुछ दशाओं में ही मत देने का अधिकार होता है। वे कंपनी के सभी प्रस्तावों पर मत नहीं दे सकते। आवश्यकता। साधारण अंशों का निर्गमन प्रत्येक अंश पूंजी वाली कंपनी के लिए आवश्यक है। इस प्रकार के अंशों का निर्गमन बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है, लेकिन कंपनी बिल्कुल स्वतंत्र है ऐसा करने के लिए कि वो पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करे। साधारण अंश केवल एक ही प्रकार के होते हैं। पूर्वाधिकारी अंशों के कई प्रकार होते हैं। आपने अभी 9 प्रकार पढ़े ही हैं।
अंकित मूल्य इनका सामान्यतः कम रखा जाता है। पूर्वाधिकार अंशों का जो अंकित मूल्य है वो सामान्यतः ज़्यादा रखा जाता है। एक कैटेगरी और आती है प्रस्वेद साधारण अंश, स्वेट इक्विटी शेयर्स। धारा 54 कंपनी अधिनियम की कहती है कि विशेष प्रकार के साधारण अंश का निर्गमन भी किया जा सकता है, उन्हें प्रस्वेद साधारण अंश कहा जाएगा। ऐसे अंश केवल कंपनी के कर्मचारियों और संचालकों को ही निर्गमित किए जाएंगे, आम जनता में इन्हें बेचा नहीं जा सकेगा। कर्मचारी स्टॉक विकल्प एम्प्लॉइज स्टॉक ऑप्शन ये एक योजना थी। इसके अंतर्गत कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 237 कहती है कि पूर्णकालिक कर्मचारी, अधिकारी, संचालकों को भविष्य में एक निश्चित तिथि तक कंपनी द्वारा प्रस्तावित अंशों, ऋणपत्रों या प्रतिभूतियों को पूर्व निर्धारित मूल्य पर क्रय करने का अधिकार मिल जाता है। ये ऑप्शन होता है उनके सामने। कर्मचारियों के पास स्टॉक का एक आशय अंश भी होता है। कर्मचारियों के पास स्टॉक खरीदने का एक निश्चित तिथि तक विकल्प होता है, इसीलिए इसको एम्प्लॉइज़ स्टॉक ऑप्शन बोलते हैं। इस योजना को अपनाना एक कंपनी के लिए अनिवार्य नहीं है। इस योजना के अंतर्गत आवंटित प्रतिभूतियों को 1 वर्ष तक बेचा नहीं जा सकता है। जो भी कर्मचारी इन्हें खरीदेगा उसे 1 वर्ष तक अपने पास रखना होगा। अब बात आती है कि स्टॉक क्या होता है, जल्दी से इसे भी समझ लेते हैं और उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, किसी कंपनी के पूर्ण चुकता अंशों को एकत्रित राशि को, जिसे बाद में किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जा सकता है, उसे स्कंद बोलते हैं। मान लिया 100 रुपये वाले 1 लाख शेयर्स इशू किए गए थे और ये 1 लाख शेयर्स पे कुल मिलाकर के पैसा कितना हो गया? जाहिर सी बात है 1 करोड़ हो जाएगा, है ना। तो ये जो 1 करोड़ पैसा होगा, इस 1 करोड़ को आप क्या करेंगे? इस 1 करोड़ पैसे को अगर आप चाहें, जब पूरा पैसा मिल जाए तो आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं। ये भले 100 रुपये वाले अंश थे, लेकिन अब आप इन्हें चाहें तो इन्हें आप 10-10 रुपये के टुकड़ों में बांट सकते हैं, या इन्हें आप 10-10 हज़ार के टुकड़ों में बांट सकते हैं। एज़ पर योर कन्वीनियंस आप इन्हें कुछ टुकड़ों में बांट सकते हैं। स्कंध में पूंजी अंशों में ना लिखकर रुपयों में लिखी जाती है। स्कंध का प्रमुख लाभ यह होता है कि अंशों की किसी भी राशि को हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रत्येक स्कंध अंश होता है, यानी कि प्रत्येक जो स्टॉक होता है वह अंश होता है, लेकिन हर अंश स्टॉक नहीं होता, क्योंकि हर अंश के स्टॉक होने के लिए सबसे पहले उसका पूर्ण दत्त होना ज़रूरी है, पूरा पैसा उस पर पे कर दिया गया हो ये ज़रूरी है, और फिर बाद में उसे कन्वर्ट किया गया हो, तभी वह स्कंध हो सकता है। तो ये आपने मुख्य रूप से पढ़ा है। अंतर नियमों में व्यवस्था इसकी क्या होनी चाहिए? देखिए, पूर्वदत्त अंशों को स्कंध में परिवर्तित कर सकते हैं, मगर अंतर नियमों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। कंपनी की साधारण सभा में सदस्यों की स्वीकृति भी प्राप्त होनी चाहिए। अंशों को स्कंध में बदलने का उद्देश्य क्या होता है? क्यों बदलते हैं? अंशों को स्कंध में परिवर्तित करने का प्रमुख उद्देश्य है कि स्कंध को किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया जाए और अंशों को किसी भी धनराशि में हस्तांतरित आप कर पाएँ। अंशों को स्कंध में परिवर्तित कर देने से आसानी ये होती है कि उनका विवरण सदस्यों के रजिस्टर में अंकित हो जाता है। अंश प्रमाण पत्रों को वापस ले लिया जाता है और उनके स्थान पर स्टॉक सर्टिफिकेट दे दिए जाते हैं। बस इसमें सुविधा रहती है छोटे छोटे टुकड़ों में बँट जाना, और इनको फिर आसानी से हस्तांतरित किया जा सकता है। इनकी विशेषताएं हम जल्दी से देख लें। स्कंध की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या हैं? कंपनी के स्कंध क्रय करने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती है, पहली बात। केवल पूर्वदत्त अंशों को, यानी कि जिन पे पूरा पैसा मिल चुका है, उन्हीं को स्कंध में परिवर्तित किया जा सकता है। कंपनी अंतर नियमों में अंशों को स्कंध में परिवर्तित करने का प्रावधान होना चाहिए। सभी स्कंध का समान मूल्य हो यह आवश्यक नहीं है। स्कंध कम या अधिक मूल्य के भी हो सकते हैं। स्कंध यानी स्टॉक, इस पर कोई क्रम संख्या नहीं होती, सीरियल नंबर नहीं होता। अंशों को स्कंध में परिवर्तित कराने के लिए अंशधारी द्वारा कंपनी को आवेदन दिया जाना आवश्यक है। स्कंध भी अंश की तरह पूंजी के एक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रत्येक स्कंधधारी को स्कंध की राशि के अनुपात में लाभांश भी मिलता है। अंतर क्या है? अगर हम फिर से जानने की कोशिश करें तो यहाँ पे 10 पॉइंट दिए गए हैं अंतर के। मैंने आपको अभी अंश और स्कंध बताए हैं। आज आपका काम यह है कि आप इनके अंतर को पढ़ें और समझें। अगर कोई समस्या है तो आप पूछें, ठीक है। अंश पूंजी से आशय क्या है? अंश पूंजी से आशय उस धनराशि से है जिसके द्वारा कोई कंपनी चल या अचल संपत्तियां क्रय करती है। पूंजी के अभाव में कोई भी कंपनी ना तो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकती है, ना उसे चला सकती है।
दरअसल पूंजी व्यवसाय या उद्योग धंधों का लाइफ ब्लड यानी कि जीवन रक्त होता है। तो आपने अभी जिस प्रकार से अंश पढ़े हैं, अंशों के प्रकार पढ़े हैं, उसी प्रकार से अंश पूंजी कितने प्रकार की होती है ये जान लीजिए। सबसे पहली बात होती है कि अंश पूंजी जो होती है वह जिस पूंजी के साथ कंपनी अपना रजिस्ट्रेशन कराती है उसको पंजीकृत पूंजी कहा जाता है या रजिस्ट्रेशन कैपिटल कहलाती है। इसी पूंजी से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है। इसको अधिकृत पूंजी यानी अथराइज कैपिटल भी कहा जाता है। निर्गमित पूंजी वह होती है, पंजीकृत पूंजी का वह हिस्सा जिसे जनता में प्रस्तावित किया जाता है कि वह उन अंशों को खरीदे। ऐसी पूंजी निर्गमित पूंजी कहलाती है। रजिस्टर्ड पूंजी का वह हिस्सा जो निर्गमित नहीं किया जाता है उसे अनिर्गमित यानी कि अनइशूड कैपिटल भी कहा जा सकता है। जितना भी हम इशू करते हैं उसमें से जो हिस्सा जितने अंशों के लिए, जैसे मान लिया हमने 1 करोड़ हमारी 1 लाख हमारी नहीं 1 करोड़ मान लेते हैं, 1 करोड़ हमारी ओवरऑल पूंजी थी जिसमें से हमने 50 लाख की पूंजी निर्गमित की। 1 लाख हमारी 1 करोड़ जो थी वो हमारी पंजीकृत पूंजी थी, उसमें से हमने 50 लाख की पूंजी निर्गमित की। उसमें से हमें केवल 45 लाख के लिए अगर आवेदन आते हैं तो हमारी जो सब्सक्राइब कैपिटल होगी वो 45 लाख कहलाएगी। यानी कि निर्गमित पूंजी का वह हिस्सा जो जनता से आवेदन पत्र के रूप में या आवेदन के रूप में प्राप्त होता है उसको हम सब्सक्राइब्ड बोलते हैं। जो लोग किसी मैगज़ीन को ख़रीदने के लिए पैसा भेज देते हैं उन्हें सब्सक्राइबर कहा जाता है। आप यूट्यूब पे सब्सक्राइब करते हो तो जहाँ पे भी पेड है, सब्सक्राइब का करने का मतलब होता है कि पेड फॉर्म में कोई सुविधा लेना। तो जैसे मैगज़ीन आती हैं, आप उन्हें एनुअल सब्सक्रिप्शन देते हो या कुछ होता ना ऐसा। तो जिन लोगों ने जो भी आवेदन धनराशि थी उतनी चुका दी है, तो जितने अंशों पर आवेदन धनराशि आती है उन अंशों को एक साथ जब हम रखते हैं तो उन्हें कहा जाता है आवेदित पूंजी। आवेदित पूंजी पर भी हम पूरा ज़रूरी नहीं कि पूरा मांगे। जैसे कि 10 रुपये वाले अगर शेयर हैं उसमें से हमने मान लिया आवेदन राशि अभी 5 मांगी थी, 2 रुपये अलॉटमेंट पर मांगा, तो 7 रुपये अभी तक हमने मांगा है। अगर 3 रुपये अभी नहीं मांगे तो जितने भी अंश हमने इशू किए थे, मान लिया 45 लाख के लिए आया था, 45 लाख पर अभी तक हम अगर 7 मांग चुके हैं तो ओवरऑल 45 लाख मान लिया शेयर्स थे, तो 45 लाख गुणे 7 करके जो भी आएगा उतनी धनराशि याचित पूंजी मानी जाएगी। ठीक है, वैसे 45 लाख कुल पूंजी थी तो ये 45,000 अंश रह जाएंगे, इंटू 7 करेंगे तो हमारी याचित या मांगी गई कॉल्ड अप कैपिटल आ जाएगी। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है मैं फिर से बता दूं कि कुल आवेदित या सब्सक्राइब्ड कैपिटल में से हमने प्रति शेयर जितना मांगा है, तो जितने भी शेयर के लिए एप्लीकेशंस आए उनको हम मांगे गए पैसे से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें याचित पूंजी यानी कि कॉल्ड अप कैपिटल पता चल जाता है। जैसे उपरोक्त उदाहरण में हमने लिया था कि 45 लाख के लिए एप्लीकेशंस आए, तो 45 लाख तो पूंजी है, तो शेयर कितने होंगे 45,000। और 45,000 में मैंने अभी उदाहरण लिया था कि मान लिया हमें एप्लीकेशन पर 5 और अलॉटमेंट पे 2 यानी कि कुल 7 रुपये मिले हैं, तो 45 लाख गुणे 7 करके जो आएगा वो आपकी याचित पूंजी होगी। इस याचित पूंजी में से कुछ ऐसे लोग होंगे जो समय पर चुकता नहीं कर पाएंगे, तो जो लोग नहीं दे पाएंगे वह धनराशि घटाने के बाद उन्हें कॉल्स इन एरियर कहा जाता है। जो लोग चुकता नहीं कर पाते, चुका नहीं पाते पैसा समय पे, उन्हें जितने अंशधारियों के द्वारा पैसा नहीं मिलता है उतने अंशों की संख्या और जो भी याचना राशि वो नहीं देते हैं उससे मल्टीप्लाई करके हम अदत्त याचना निकाल लेते हैं, कॉल्स इन एरियर। अगर हम कॉल्ड अप कैपिटल में से कॉल्स इन एरियर घटा दें तो जो बचेगा उसे कहा जाएगा पेड अप कैपिटल। और आरक्षित पूंजी वह पूंजी होती है जिसे कंपनी अपने जीवन काल में कभी भी इशू नहीं करेगी, उसे संचित करके रखा जाता है उस समय के लिए जब कंपनी का समापन हो। तो उस समय समापन की दशा में ऋणदाताओं को अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से कैपिटल को रिजर्व किया जाता है। ये वो हिस्सा है पंजीकृत पूंजी का यानी अथराइज कैपिटल का जिसे इशू नहीं किया जाता कभी भी सिवाय समापन की दशा के। तो कुल मिलाकर के आपने इतना जाना, ये भी आप समझ लीजिए कि अंश पूंजी का प्रयोग या तो स्थिर जो पूंजी है उसमें उसके रूप में किया जाता है यानी कि संपत्तियां, भूमि, भवन, मशीनरी वगैरह खरीदने में, और या तो चल पूंजी जिसमें कच्चा माल है, दैनिक व्ययों का भुगतान वगैरह है, यहाँ पे होता है।
अब बात आती है कि कंपनी का स्थित विवरण कैसा होता है। आज आपका सबका काम यह है कि आप अपनी कॉपी पे कंपनी का ये स्थित विवरण सबसे पहले आप पूरा उतारेंगे और इसे आपको याद करना है। फ़िलहाल आज के वीडियो में इतना ही। बाकी चीज़ें इसमें क्या क्या आया है ये सारी चीज़ें आगे आएंगी, इन्हें हम बाद में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक का काम आप लोगों को करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।